कि जहां पर बांग्लादेश में संसदीय चुनाव के लिए मतदान जारी है और थोड़ी देर पहले बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान ने वोट डाले। तारिक रहमान ने अपने इलाके के पोलिंग बूथ 17 साल बाद अपना वोट वहां पर डाला है और देश के निर्वासित होने की वजह से तारिक रहमान 17 सालों से वोट डालने से वंचित रहे थे। वो पिछले 17 साल से लंदन में रह रहे थे। चुनाव से थोड़े ही दिन पहले वो बांग्लादेश वापस लौटे थे और अपनी पार्टी की कमान उन्होंने संभाली। और उनकी मां भी देखिए, उनका निधन हाल ही में यहां पर हुआ था, खालिदा जिया का, और इस वजह से भी कहा यह जा रहा था कि उनकी तबीयत क्योंकि काफी ज्यादा दिनों से पहले से ही बिगड़ी हुई थी, अस्पताल में वो भर्ती थी, इसलिए भी तारिक रहमान यहां पर वापस लौटे। क्योंकि अब कमान आखिर बीएनपी की यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की कौन संभालता, इसलिए जो खालिदा जिया हैं उनके बेटे वापस आते हैं और वो बीएनपी की कमान संभालते हैं। ये उस वक्त की तस्वीर जब वहां पर वो वोट डालने पहुंचे। सुबह 7 बजे से वोटिंग यहां पर शुरू कर दी गई है, जो कि शाम को 4:30 बजे तक यहां पर चलेगी। और ऐसे में 1 घंटे का समय इस बार ज्यादा किया गया है। 12 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं, जिसमें 6 करोड़ महिलाएं हैं बांग्लादेश में और 6 करोड़ पुरुष, और उनकी भागीदारी यहां पर सब कुछ निर्धारित करने वाली है, तय करने वाली है। और देखिए, इस वक्त बांग्लादेश चुनाव से जुड़ी 3 तस्वीरें भी आपके सामने हम रखते हैं। पहली तस्वीर तारिक रहमान की है, जिन्होंने 17 साल बाद अपना वोट डाला है। फिर आती है दूसरी तस्वीर, जो कि वोटिंग के दौरान झड़प की है। और तीसरी तस्वीर, बूथ कैप्चरिंग के आरोप भी लग रहे हैं। तारिक रहमान ने वोटिंग के बाद क्या कुछ कहा, वो भी आप पहले सुनिए। उन्होंने क्या कहा है वो आपको यहां पर सुनाएंगे, क्योंकि उनका बयान ऐसे समय में बेहद ज्यादा अहम माना जा रहा है। और बीएनपी क्या वापस सत्ता में आएगी, क्योंकि 11 राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन बीएनपी ने यहां पर किया हुआ है। और एक बड़ी पार्टी जो दूसरी है वो है जेआईबी, जमाते बांग्लादेश। तो देखिए, ये ऐसी पार्टियां हैं जो लगातार गठबंधन करके यहां पर पहुंची हैं। लगभग 10 से 11 राजनीतिक दल इस वक्त बीएनपी के साथ हैं और जेआईबी के साथ भी ऐसे ही राजनीतिक दल हैं। और बड़ी खबर इस वक्त, जहां पर बांग्लादेश के ढाका के मतदान के दौरान झड़प की खबरें भी सामने आ रही हैं, तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। मीरपुर 10 चुनाव इलाके में जमाते इस्लामी और बीएनपी समर्थकों के बीच झड़प हो गई है। जमाते इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। झड़प के बाद सेना के जवानों को तैनात कर दिया गया है। तस्वीरें आप देखिए, और बताया जा रहा है कि अभी हालात फिलहाल काबू में हैं, लेकिन इनको बेकाबू करने की पूरी कोशिश यहां पर की गई थी। कई सारे कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ते नजर आए थे। फिलहाल हालात पूर्ण रूप से शांत हैं और जवानों की तैनाती वहां पर कर दी गई है। और जमात इस्लामी एक रसूख वाली पार्टी है बांग्लादेश में, और बीएनपी के खिलाफ वो चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा बांग्लादेश में आवामी लीग देखिए लगातार चुनाव जीतती आई थी, लेकिन शेख हसीना, क्योंकि इस बार शेख हसीना वो पहले ही बांग्लादेश में नहीं मौजूद हैं और इसीलिए उनकी पार्टी को भी वहां से बाहर कर दिया गया है सजा के तौर पर। उधर शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने मतदान में भारी धांधली के आरोप लगा दिए हैं। अवामी लीग का यह आरोप है कि कई पोलिंग सेंटरों पर मतदान शुरू होने से पहले ही मत पेटियां बैलेट पेपरों से भरी जा चुकी हैं। अवामी लीग का यह आरोप है कि ढाका 6 के वार्ड 43 में एक मतदान केंद्र पर मतदान शुरू होने से पहले बूथ कैप्चरिंग हो गई और रातों रात बैलेट पर मुहर लगाकर बॉक्स भर दिए गए। सुबह तक वहां मतदाता नजर नहीं आए। शेख हसीना की पार्टी का यह आरोप है कि यह लोकतांत्रिक भागीदारी नहीं बल्कि नतीजों को नियंत्रित करने की कोशिश है। प्रशासन की चुप्पी से संदेह और गहराता है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर यही तरीका पूरे देश में अपनाया गया तो ये चुनाव नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी होगी। बहुत तरीके के सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर बांग्लादेश का भविष्य किस ओर जाएगा और वहां की जनता आखिर किसको चुनेगी। और जिसको भी जनता यहां पर चुनेगी, देखिए पूरे भरोसे के साथ, क्योंकि 2024 के बाद जब लगातार अस्थिरता वहां पर आई, शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर चली गई, उसके बाद अब जाकर ये पूरे प्रॉपर संसदीय चुनाव वहां पर हो रहे हैं। और अंतरिम सरकार के रूप में अब तक मोहम्मद यूनुस वहां पर लगातार शासन चला रहे थे, जिनकी जिम्मेदारी यही थी कि वो शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव यहां पर कराएं। पहले उम्मीद ये थी कि साल 2025 में ही चुनाव संपन्न हो जाएंगे, लेकिन फिर फरवरी का महीना साल 2026 का चुना गया और आज का वो दिन है जब ये मतदान वहां पर किए जा रहे हैं। और इस वक्त हमारी वरिष्ठ सहयोगी पल्लवी घोष भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। पल्लवी, क्या माहौल आप वहां पर देख रहे हैं, क्योंकि तनाव की भी कई सारी खबरें सामने आई हैं, झड़प की भी कई सारी खबरें सामने आई हैं, क्या तस्वीरें? तो इस वक्त मैं ढाका यूनिवर्सिटी पे हूँ, जहाँ पे एक पोलिंग बूथ है। और ढाका यूनिवर्सिटी जो युवा समुदाय है, 40 मिलियन युवा फर्स्ट टाइम वोटर्स है, और वो किस्मत तय करेगा बीएनपी का और जमात का। और इसीलिए ये पोलिंग बूथ को बहुत ही अहम माना जाता है। हाँ, आप जैसे कह रही हैं वो एकदम सही है। बांग्लादेश के बाकी इलाकों में से, चाहे वो खुलना हो
चाहे वो लक्ष्मीपुर हो, चाहे वो ढाका के कुछ इलाकों में हो, चाहे वो चिटागोंग में हो, वहाँ पे कुछ ऐसे वारदातों का खबरें आ भी रही है। देखिए, कल रात से बीएनपी का ये आरोप है कि जो जमात के नेता हैं वो लोग पोलिंग बूथ में जाके वोट दे रहे हैं, वहाँ पे वोटर्स लिस्ट उठा के लेके आ रहे हैं। काफ़ी इलाकों में उन्होंने पैसा भी दिया ब्राइब करने के चलते, क्योंकि देखिए जमात के लिए भी एक अस्तित्व की बात है। पिछले बार जमात बीएनपी के सरकार में या बीएनपी के साथ गठबंधन में थी, इस बार जमात अलग से चुनाव लड़ रही है और जमात ने नेशनल सिटीजन पार्टी यानी कि जो स्टूडेंट्स का एक विंग है उनके साथ उन्होंने गठबंधन किया है और उनको ये उम्मीद है कि ये जो स्टूडेंट या युवा वोट है उनके खेमे में आ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ है बीएनपी, बेगम खालिदा जिया का पार्टी। बेगम खालिदा जिया अब नहीं है, लेकिन तारिक अनवर उनके बेटे को ये उम्मीद है कि वो धरोहर उनके पास आएगा और जो मॉडरेट फेस है या जो मॉडरेट चेहरा है बीएनपी का, उसके चलते उनको फ़ायदा होगा। जी पल्लवी, लेकिन देखिए बहुत सारे बदलाव भी यहाँ पर हैं। खालिदा जिया है नहीं और तारिक रहमान काफी सालों बाद 17-18 साल बाद वापस बांग्लादेश की धरती पर वो आए, लेकिन क्या वही मोहब्बत वही प्यार जो आज तक खालिदा जिया को यहाँ पर मिलती आई थी, क्या उनको मिलेगी? इस पर भी संशय बहुत ज्यादा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहला ऐसा चुनाव है बांग्लादेश में जहाँ पे अवामी लीग कहीं भी नहीं है। अवामी लीग को बैन कर दिया गया है, इसलिए वो चुनाव में भाग नहीं ले पा रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जो अवामी लीग के जो कट्टर वोटर हैं वो किसको वोट देंगे, क्या वो जमात को देंगे या वो बीएनपी को देंगे। तो लड़ाई बीएनपी बनाम जमात में है। इसके साथ बहुत सारे इश्यूज जुड़े हुए हैं। जो हिंदू समुदाय के काफ़ी लोग हैं और ढाका में अभी फ़िलहाल से 15% वोटिंग हुआ है ढाका में ही, जो ज़्यादा माना नहीं जाता। अब हिंदी इलाकों में मैं जाऊंगी, वहाँ देखेंगे कि कितने हिंदू बाहर आके वोट देते हैं। बीएनपी और जमात, ख़ास तौर पर जमात को ये बहुत ज़रूरी है ये मैसेज देना कि हम किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं हैं। दूसरी बात, जो भी चुनाव का परिणाम हो, भारत और बांग्लादेश के संबंध कैसे मजबूत होंगे वो भी एक बहुत अहम देखने वाली बात होगी। जी बहुत शुक्रिया पल्लवी हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहां से बांग्लादेश से एक डिटेल जानकारी हम तक यहां पर पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा वहां पर किस तरीके के हालात हैं और बताया पल्लवी ने कि फिलहाल मतदान सुगम रूप से वहां पर चल रहा है और कुछ हिंदू इलाकों में भी वो जाएंगे और समझेंगे कि वहां से कितने हिंदू वोटर्स बाहर निकल कर वोट कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर हिंदू किस तरफ जाएगा, जो बांग्लादेश का हिंदू है, जो अल्पसंख्यक है, वो आखिर किस तरफ जाएगा, बीएनपी या फिर जमात को चुनेगा। अब देखिए, बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के 556 दिन बाद संसदीय चुनाव हो रहे हैं और तनाव के साए में 299 सीटों पर होने जा रहे बांग्लादेश के आम चुनाव पर सभी देशों की नजरें टिकी हुई हैं। वहां पर 12 करोड़ 77 लाख मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे। चुनाव के दौरान सुरक्षा के लिए 9.5 लाख जवानों की तैनाती भी की गई है। और देखिए, दशकों बाद दो दिग्गज नेताओं शेख हसीना और खालिदा जिया के बिना बांग्लादेश में सत्ता का महासंग्राम होने जा रहा है और आवामी लीग के बिना पहली बार बांग्लादेश में ये आम चुनाव हो रहे हैं। राष्ट्रीय संसद की 299 सीटों पर मतदान शाम 5 बजे तक चलता रहेगा। और देखिए, बांग्लादेश में वहां के सियासी इतिहास का सबसे खास चुनाव यह रहा है अवामी लीग की गैर मौजूदगी में बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सबसे बड़ी पार्टी और पुरानी पार्टी के तौर पर ही देखी जा रही है। अब तक बीएनपी ने बांग्लादेश में 2 बार सरकार बनाई, लेकिन साल 2006 के बाद से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी कभी भी सत्ता में वापस नहीं आ पाई। 2024 के आम चुनाव का बीएनपी ने आम चुनावों का बहिष्कार किया था, लेकिन इस बार यह पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में है। लंदन में निर्वासित जीवन जी रहे खालिदा जिया के बेटे चुनाव से ठीक पहले देश वापस लौटे और पूरे देश में जोर शोर से चुनाव प्रचार अभियान ने शुरू किया। बीएनपी 300 सीटों में से 292 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि 8 सीटें सहयोगी दलों के खाते में दी गई हैं। तारिक रहमान बीएनपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी हैं और इसीलिए चुनाव के दौरान ही दुनिया भर के डेलीगेशन और डिप्लोमेट ने तारिक रहमान से मुलाकात की। इस चुनाव में तारिक रहमान 8 चुनावी एजेंडों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और देखिए, सवाल है कि अगर बांग्लादेश की जनता बीएनपी के हाथों में देश की कमान सौंपती है और अगर तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत के प्रति उनका रवैया कैसा रहेगा? क्या बांग्लादेश भारत के साथ संबंध सुधारने की कोशिश करेगा या पाकिस्तान से और ज्यादा नजदीकी बढ़ाएगा, जो कि इस वक्त यूनुस सरकार कर भी रही है?
इन सभी सवालों के जवाब आप तारिक रहमान के इन 8 चुनावी एजेंडों को देखकर समझ सकते हैं। देखिए, बीएनपी का पहला एजेंडा है जुलाई नेशनल चार्टर लागू हो। बांग्लादेश में हुए छात्र आंदोलन की ये सबसे बड़ी मांग थी और वो लगातार यही कह रहे थे कि किस तरीके से देखिए इन चुनावों में जो जुलाई चार्टर है उसको लागू किया जाए। दूसरी, मुक्ति आंदोलन के सही इतिहास को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए, ये भी उनकी मांग यहां पर लगातार थी। इसके अलावा ये 8 चुनावी एजेंडे, तीसरा एजेंडा था बांग्लादेश में उपराष्ट्रपति का पद बनाए रखेंगे। अब इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अधिकतम 10 साल के लिए प्रधानमंत्री पद पर रह पाएगा, यह भी यहां पर था। संसद में 100 सदस्यीय उच्च सदन की स्थापना को लेकर भी चार्टर में बात कही गई है। फिर जुलाई 2024 में हुई हत्याओं और हिंसा की जांच के लिए स्वतंत्र जांच आयोग का गठन करना, यह भी एक चुनावी एजेंडा। अब 7वां जो एजेंडा है वो है पड़ोसी देशों के साथ सहयोग और समानता की दोस्ती के लिए प्रतिबद्ध रहना, और उसमें सबसे बड़ा सवाल है कि भारत के साथ दोस्ती कैसी रहेगी। फिर 8वां एजेंडा है मुस्लिम देशों के साथ मजबूत संबंध। ये तमाम ऐसे एजेंडे हैं जो इस चार्टर में जिनका जिक्र किया गया है, और आपको बता दें इसके लिए भी आज मतदान वहां पर हो रहा है। अगर लोग हां में जवाब देंगे तो ये जुलाई चार्टर लागू हो जाएगा।